हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो सेल इंजरी का जैसे प्रोग्रेशन होता है, मतलब उसका बहुत सारा वीडियोस हम देख चुके हैं। वहाँ पे इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी है, इसका दूसरा और एक नाम है जिसे बोलते हैं डेथ, सेल डेथ। ओके, सेल डेथ भी बोला जाता है। मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है उसका बहुत सारा फॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब सेल डेथ के एक होता है, ये 5 फॉर्म हो सकते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस, और होता है नेक्रोप्टोसिस। ये 5 फॉर्म्स हो सकते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल डेथ के। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म में से डिटेल्स में तो बाद में जानेंगे, एक एक स्टेज, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये 5 स्टेज किसी और वीडियोस में डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जनरल ओवरव्यू देखना है कि सेल इस यहाँ पे मतलब मोस्ट कॉमनली किस फॉर्म में होते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, जनरल ओवरव्यू। सो इसके पहले कौन से स्टेज में था सेल? इरिवर्सिबल सेल इंजरी से पहले देखो, पहले इंजरी के वजह से सेल पहले एडाप्टेशन फेज में जाता है। उसके बाद क्या होता है? रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। उसके बाद इरिवर्सिबल स्टेज में जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल स्टेज में क्या था? यहाँ पे न्यूक्लियर मतलब जो स्वेलिंग हुआ था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन, सारे के सारे सेल स्वेलिंग हो गया था। और जिसे बोल रहे थे हाइड्रोपिक चेंज की वजह से सब कुछ स्वेलिंग हो गया था, सब कुछ। ठीक है, तो अभी वहाँ से अगर इंजूरियस स्टिमुलाई का जो नेचर या फिर उसका जो सीवियरिटी है वो अगर नहीं होता, घटता नहीं है, या फिर वो उससे भी ज़्यादा होता है, ये सेल स्वेलिंग इसे अडेप्ट करने के बाद भी, तो तब वो सेल रिवर्सिबल स्टेज से इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो सेल इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया है? देखो, रिवर्सिबल स्टेज में न्यूक्लियस या फिर कोई भी सेल का पूरा जो मेम्ब्रेन है या फिर कोई ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल स्टेज में सारे के सारे जितने भी सारे स्टेज हैं, यहाँ पे पांचों के पांचों स्टेज में सब में मतलब मेम्ब्रेन इंटैक्ट ना हो, लेकिन इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर कोई भी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रह सकता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सिबल स्टेज से इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया? वो है, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, दूसरा है मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का जो मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का डिसफंक्शन अगर शुरू हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन शुरू हो गया, तो तब ये ऐसा लगता है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है कि वो सेल इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया है, मतलब वो सेल का डेथ होना निर्धारित है। तो मेम्ब्रेन डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर इंजुरियस स्टिमुलाई परसिस्टेंट रहता है तो मेम्ब्रेन का जो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है कुछ सब्सटेंस के लिए। ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है कुछ सब्सटेंस के लिए। अगर डिसफंक्शन शुरू होता है, इंजुरियस स्टिमुलाई परसिस्ट करता है, तो वो मेम्ब्रेन उसका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी लूज कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा? देखो, साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज क्यों करेगा? देखो, ये जो सेल होता है, हम जानते हैं सेल्स के अंदर ये इंट्रासेलुलर पार्ट है और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है ये। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर पार्ट में कुछ आयंस ज़्यादा रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में भी कुछ आयंस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे करते हम जानते हैं सारे के सारे सेल्स ऐसे बैग्स ऑफ पोटाशियम होते हैं, पॉजिटिव आयन, और पोटाशियम ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, और बाहर सोडियम आयन ज़्यादा रहता है। ठीक है, सोडियम आयन ज़्यादा रहता है और अंदर कम रहता है। इसके साथ और एक कैटायंस है, वो है कैल्शियम जो है वो भी बाहर ज़्यादा रहता है, अंदर कम होता है। अगर सेल का सिलेक्टिव परमेबिलिटी कम हो गया, मतलब सिलेक्टिव परमेबिलिटी लूज हो गया, तो एक्चुअली कैल्शियम का टेंडेंसी रहता है सेल के अंदर घुसने का, लेकिन सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रोकता है। अगर ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है ये अगर लूज करता है, तो ये कैल्शियम बाहर से अंदर आसानी से घुस सकता है।
और ये अगर अंदर घुसेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे देखो, वो सारे के बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की पोटेंशियल रखता है कैल्शियम, ठीक है। तो आकर के वो एक्टिवेट करेगा कौन से एंजाइम को, एक होता है फॉस्फोलाइपेज को, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा डीएनएज, चौथा प्रोटीएज और फिफ्थ एटीपीएज। ऐसे 5 एंजाइम्स को जो कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं या फिर मतलब सेल के अंदर रहते हैं, ऐसे 5 कुछ एंजाइम्स को ये कैल्शियम एक्टिवेट करेगा, जो कि ज़रूरत नहीं था, मतलब ये नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सेल का मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी लूज होने की वजह से कैल्शियम सेल के अंदर घुस गया, इस वजह से ये सारे एंजाइम्स अननेसेसरीली एक्टिवेट हो गया। तो इसके वजह से देखो क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज अगर एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, माइलिन फिगर फॉर्मेशन। कैसे होगा देखो, फॉस्फोलाइपेज क्या है, फॉस्फोलाइपेज काम कहाँ करेगा, फॉस्फोलिपिड पे। फॉस्फोलिपिड कहाँ पे रहता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पार्ट होता है, लाइपिड बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो लिपिड पार्ट है, लिपिड पार्ट में रहता है फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फोलाइपेज काम करेगा तो फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी और भी लूज करेगा। और क्या होता है वहाँ पे, देखो क्या होता है, वो यहाँ पे कैल्शियम जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया। कैल्शियम ये फॉस्फोलिपिड के साथ कंबाइन होकर के जो फॉर्म करेगा माइलिन फिगर, पहले भी जाने थे। माइलिन फिगर क्या होता है, लुक्स लाइक माइलिन लाइक, मतलब लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहता है ऐसा, और हाँ लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहता है, और ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ मतलब कंबाइन होकर के। और जब फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन होगा, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तभी ये कैल्शियम फॉस्फोलिपिड के साथ कंबाइन होकर के माइलिन फिगर फॉर्म करेगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में ही दोनों के सेल इंजुरी के स्टेज में ही ये माइलिन फिगर फॉर्म होने देखा जा सकता है। और ऐसे एक माइलिन फिगर फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है एक्टिवेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब एंडोन्यूक्लियस कौन सा एंजाइम में काम करता है, हमारे जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसोम जहाँ पे रहता है मतलब हमारा डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है। और ऐसे डीएनएज भी डीएनए पे काम करेगा। इसके वजह से क्या होगा, डीएनए ब्रेकडाउन होगा, डीएनए डैमेज। और प्रोटीएज, अगर डीएनए डैमेज होता है तो वो सेल का रिप्लिकेबल प्रॉपर्टी गायब और कोई मतलब उसका फंक्शन भी गायब हो जाएगा और ऐसे तरीके सेल डेथ हो जाएगा। और प्रोटीएज मतलब सेलुलर जो प्रोटीन है, सेलुलर इंट्रासेलुलर प्रोटीन, वो उसका ब्रेकडाउन होगा, उसकी वजह से उसका मेन कंटेंट्स इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो डिक्रीज़ हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से भी सेल का डेथ इंजुरी कंटिन्यू होता रहेगा। एटीपीएस मतलब सेल का एनर्जी फैक्ट्री होता है, एनर्जी भी ख़त्म कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये पाँचों के पाँचों मैकेनिज्म की वजह से एंजाइम एक्टिवेट एक साथ होने की वजह से सेल का एट लास्ट उसको डेथ होना ही पड़ता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी डिक्रीज मतलब चेंज होने से ऐसा फॉर्मेशन मतलब ऐसा फॉर्म हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ऐसा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, देखिए दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इंजुरी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के वजह से उसमें क्या दिखेगा, देखो लार्ज फ्लॉक्यूलेंट एमोर्फस डेंसिटीज दिख सकता है, क्योंकि वो एंजाइम्स बहुत सारे एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से देखो माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे भी तो तुम्हारा फॉस्फोलाइपेज है, वहाँ पे फॉस्फोलाइपेज पे काम कर सकता है, फॉस्फोलिपिड है, सॉरी फॉस्फोलिपिड, वहाँ पे फॉस्फोलाइपेज काम करके यहाँ पे भी चेंजेस आ सकते हैं, जहाँ जिसकी वजह से लार्ज फ्लॉक्यूलेंट एमोर्फस डेंसिटीज उसके मेम्ब्रेन पे रहेगा। और जो कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है इसे, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन अगर देखें कुछ ऐसा लार्ज फ्लॉक्यूलेंट एमोर्फस डेंसिटीज़ के रूप में कुछ मतलब डेंसिटी मतलब वहाँ पे कुछ डिपोजिट होता रहता है ऐसा कुछ, ठीक है, फॉर्मेशन, तो वो श्योर होता है कि वो सेल इरिवर्सिबल स्टेज में ही है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है इसे। और न्यूक्लियस का चेंजेस तो होगा ही, क्या क्या होगा, पिक्नोसिस होता है, कैरियोरिक्सिस होता है और कैरियोलाइसिस, ये तीन। पिक्नोसिस क्या होता है, ये पहला स्टेज है,
इसके बाद न्यूक्लियस इस स्टेज में जाता है कैरियोरेक्सिस में, और कैरियोरेक्सिस के बाद कैरियोलाइसिस में जाता है। एक एक करते, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियस का श्रिंकेज होना, छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस इतना बड़ा था सेल के अंदर, वो कंडेंस्ड हो जाएगा, ऐसे बहुत छोटे जगह पे कंडेंस्ड हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस मतलब ये फ्रैगमेंट फॉर्म करेगा, और कैरियोलाइसिस मतलब ये डिज़ोल्व हो जाएगा। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। ठीक है, तो और देखो ये जो न्यूक्लियर चेंजेस है ना, न्यूक्लियस हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसी से ही विजिबल हो सकता है न्यूक्लियर का ये चेंजेस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लाइट माइक्रोस्कोपी थोड़ा कम पावरफुल है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी का और एक दूसरा भी नाम है, ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर जब हम बोलते हैं, कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर अगर हम बोलते हैं जब, तब मतलब उसका हो लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर। अगर पूछें कि इरिवर्सिबल स्टेज में कौन सा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखा जा सकता है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी से क्या देखा जा सकता है, तो वो है न्यूक्लियर चेंजेस। ये बोलना है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, अगर पूछता है तो पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस बोलना है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल स्टेज में एक जनरल ओवरव्यू कुछ ऐसा होता है। तो इसके बाद जानना है कि इसके जो फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंस जो 5 फॉर्म्स होते हैं, ये 5 फॉर्म डिटेल्स में एक एक करके एक वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन गुड बाय।